नमस्कार दोस्तों नासा और इसरो काफ़ी लंबे समय से एक मिशन पर काम कर रहे थे जिसका नाम है निसार। और आज फाइनली वो दिन है जब इसरो के द्वारा इसे सेट कर दिया गया है। यानी ये वीडियो आज मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मिशन करीब 5:40 के करीबन शाम को जो है आज लॉन्च होगा। यानी 30 जुलाई को आज ये लॉन्च होने वाला है, जो कि नासा और इसरो के द्वारा दोनों के द्वारा जॉइंट ये मिशन है और दोनों ने इसे मिलकर के बनाया है पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन के लिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं कि ये मिशन किस तरीके से दोनों के लिए कारगर साबित रहेगा और ये किस जगह जाकर के इसे सेट किया जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो बनते तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसको लेकर के खबर भी है कि निसार सैटेलाइट माउंटेड ऑन जीएसएलवी फॉर लॉन्च ऑन जुलाई 30 यानी 30 जुलाई को ये लॉन्च होने के लिए जो निसार सैटेलाइट है वो माउंट हो चुका है, यानी लोड हो चुका है जीएसएलवी के ऊपर। चलिए अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह भारत से 30 जुलाई 2025 को शाम करीबन आज के दिन 5:40 पर आईएसटी पर यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का जो एक रिसर्च सेंटर है वहाँ से इसे लॉन्च किया जाएगा और जीएसएलवी F-16 रॉकेट के थ्रू। और यह जीएसएलवी रॉकेट के माध्यम से पहली बार ऐसा उपग्रह होगा जिसे सन सिंक्रोनस पोलर जो ऑर्बिट है वहाँ पर इसे डाला जाएगा। और पीएसएलवी की बजाय इसे जीएसएलवी का उपयोग आवश्यक था, बिकॉज ये निसार जो सैटेलाइट है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है। यानी इसे आज लॉन्च किया जाएगा और इसे जो सन क्रोनस पोलर जो ऑर्बिट है वहाँ पर इसे सेट किया जाएगा, यानी वहाँ पर इसे डाला जाएगा और इसे पीएसएलवी के बजाय जीएसएलवी से लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल था वो जीएसएलवी जो है काफ़ी ज़्यादा जो भारी सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें जो है अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए काम आता है। और जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है पीएसएलवी वो थोड़े हल्के जो सैटेलाइट है उन्हें ले जाता है। इसी वजह से इसे भारत में जीएसएलवी पर जो है लोड किया गया है। अब इसके उपग्रह और तकनीकी विवरण की बात कर लेते हैं। तो इसका टोटल वजन है और प्रमुख मिशन की जो अवधि कितनी रहने वाली है। तो इसका जो वजन है वो 2392 से लेकर के 2800 किलोग्राम तक है और इसका जो प्राथमिक मिशन का जीवन काल है वो 5 वर्ष तक है। यानी ये जो है मिशन है वो करीब 5 वर्ष तक जीवित रहेगा, यानी उपभोग योग्य है, अथवा यह 3 साल की प्रक्रिया के लिए आधारशिला है। यानी ये इसका जो टोटल जीवन काल है इस मिशन का वो 5 साल रहने वाला है, लेकिन इसका पूरी तरीके से इसकी जो प्रक्रिया चलने वाली है, यानी इससे हम डेटा कलेक्शन इत्यादि सक्रिय रूप से और अच्छी तरीके से जो है 3 साल तक कर पाएंगे। अब ऑर्बिट से संबंधित बात की जाए तो ये जो ऑर्बिट है वो 747 किलोमीटर ऊंचाई पर है, जिसका नाम सन क्रोनस ऑर्बिट है। इसका जो इंक्लिनेशन है वो 98.4 से लेकर के 98.5 के बीच में है। और इसका क्रमबद्ध जो चरण चक्र है उसकी बात करें, रिपीट सर्कल की बात करें तो इसका एक जो सर्कल है वो 12 दिनों का होने वाला है। यानी पूरी पृथ्वी की सतह को ये 12 दिन में जो है दोहराने वाले पास पर स्कैन करेगा और औसतन जो है हर 6 दिन पर अपना डेटा मिलेगा। यानी ये इस जगह पर लॉन्च सेट किया गया है जहाँ से ये 12 दिन में जो है पृथ्वी का पूरा एक चक्र पूरा कर लेगा और हर जो है 6 दिन पर जो है इससे जो सक्रिय रूप से हमें डेटा मिलता रहेगा। अब इसके साथ रडार प्रणाली और इसकी संवेदनशीलता की बात की जाए तो निसार में 2 प्रमुख सार यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम लगे हुए हैं, जिसमें शामिल है नासा का एल बैंड 24 CM तरंग दैर्ध्य वाला है। ये बड़े जो भूआकृति जैसे कि सतह की हलचल और आंतरिक गीलेपन का ये पता लगाएगा। इसके साथ दूसरा जो है वो इसरो का एस बैंड है, ये 9 to 10 सेंटीमीटर का है और ये छोटे पैमाने पर विवरण जैसे मिट्टी की परत की आर्द्रता और सतह की खुरदरापन आदि को मापने में सक्षम है। यानी यहाँ पर इसमें जो रडार सिस्टम लगे हुए हैं वो मिट्टी के अंदर जो आकृति है और इस मिट्टी के अंदर जो हलचल होने वाली है, गीलेपन है, इसको नासा का एल बैंड जो तरंगदैर्घ्य सिस्टम है वो इसे
ऑब्जर्व करेगा। इसके साथ इसरो का एस्पेंट जो सिस्टम है वो पृथ्वी की जो मिट्टी की आर्द्रता है उसे और इसके साथ सतह की जो खुरदरापन है उसे मापने में उसके लिए काम करने वाला है, यानी उसमें ये पूरी तरीके से कैपेबल है। अब इसके प्रक्षेपण और वैज्ञानिक संचालन समय रेखा की बात करें तो ऑर्बिट में जब ये प्रवेश करेगा, लॉन्च के 18 से 19 मिनट बाद उपग्रह निर्धारित कक्षा में पहुंच जाएगा। यानी जैसे ही इसे लॉन्च किया जाएगा, ये 18 से 19 मिनट में अपना जो ऑर्बिट है उसमें पहुंच जाएगा। और इन पार्क पर नियंत्रण एवं एंटीना विस्तार की बात करें तो अगले 8 से 10 दिनों में पूर्ण रूप से एंटीना इसका जो है सक्रिय हो जाएगा और प्रारंभिक जांच जो संतुलन है यानी जो सेलिब्रेशन है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ और इसके साथ इंजीनियरिंग चरण की बात करें तो इसका जो इंजीनियरिंग चरण है वो 65 दिन का तकनीकी और प्रणालीगत जो है इसका परीक्षण होगा, यानी तकरीबन 65 दिन तक इसका जो है इंजीनियरिंग टेस्ट होने वाला है। और इसके बाद साइंस फेज की शुरुआत की बात करें तो तकरीबन 70 दिन के बाद इसका जो साइंस फेज है वो शुरू होगा। और वैज्ञानिक आयोग चाल चरण की बात करें, कमीशनिंग की बात करें तो 90 दिन पूरे होने के बाद प्रारंभ होगा। तब यह उच्च गुणवत्ता वाला जो डेटा है उसे नियमित रूप से भारत और नासा के लिए इसका जो डेटा है वो आएगा। यानी इस तरीके से पहले इसे कमीशनिंग किया जाएगा, यानी उसे ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। उसके बाद उसका जो एंटीना है उसे सेट किया जाएगा, पूरी तरीके से सक्रिय किया जाएगा। उसके बाद इसका साइंस फेज शुरू होगा और इसके बाद इसका 90 डेज पूरे होने के बाद जो है तब ये अच्छी तरीके से सक्रिय रूप से काम करेगा। और जिस डेटा की नासा को और इसरो को ज़रूरत है वो डेटा इन दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन को करीब 90 डेज़ के बाद जो है मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके संभावित जो अनुप्रयोग और उपयोग हैं उनकी बात करें तो निसार निम्नलिखित उद्देश्यों में अत्यधिक प्रभावी होगा। यानी पृथ्वी की जो आपदा है उनकी निगरानी में, जैसे कि भूकंप है और ज़मीन का धंसाव है या लैंडस्लाइड बोलते हैं, और इसके साथ ज्वालामुखी गतिविधियां हैं, हिमनद झुकाव है, इसके साथ जो भूस्थलीय परिवर्तन है जैसी जो सूचनाएं हैं मिलीमीटर स्तर की जो ठहराव के साथ जो पहचानने में सक्षम होगा। यानी इसमें पृथ्वी पर आने वाली जो आपदाएं होंगी जिनमें भूकंप, लैंडस्लाइड, ज्वालामुखी गतिविधियां, इन सभी को ये मिलीमीटर जो है स्तर पर जो सूचनाएं कलेक्ट करेगा, यानी इतनी सूक्ष्म तरीके से जो है इनकी पहचान करके और उसका अध्ययन करेगा। इसके साथ पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करेगा जिसमें वन आवरण, खेती के क्षेत्र, गीली जमीन यानी जो सॉइल मॉइस्चर है वो, वेटलैंड की स्थिति, इसके साथ जो वायुमंडलीय परिवर्तन है अध्ययन आदि, और कृषि जल संसाधन प्रबंधन, इसके साथ जलवायु परिवर्तन अनुसंधान में सहायक होगा। यानी पृथ्वी का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका भी ये अच्छी तरीके से जो है अध्ययन करेगा। इसके साथ प्रभाव है इसका वो 1.5 बिलियन USD का यह उपग्रह अब तक की सबसे महंगी पृथ्वी अवलोकन परियोजनाओं में से एक है और इससे वैश्विक स्तर पर डेटा निष्पादन और आपदा जो प्रतिक्रिया है उसको एक नई दिशा मिलेगी। यानी ये जो एक नया उपग्रह है इसका जो तकरीबन जो टोटल कॉस्ट है वो 1.5 बिलियन $, में आई है और ये अब तक का सबसे जो है महंगा होगा पृथ्वी अवलोकन जो परियोजना है उनमें से। और ये वैश्विक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरी जो है सूचनाएं ये कलेक्ट करके जो है नई नई दिशाएं और नई नई प्रतिक्रियाएँ और नासा और इसरो के लिए जो सेंड करने वाला है। और $, में लगभग 1.118 बिलियन $। इसके साथ इंडिया ने इसमें लगभग 788 करोड़ यानी डॉलर में माने तो 93 मिलियन जो डॉलर की इसमें साझेदारी की गई है। यानी अमेरिका की इसमें साझेदारी है वो 1.118 बिलियन $, की है और वहीं इंडिया की जो साझेदारी है वो 93 मिलियन $, की साझेदारी है। यानी ये अब तक का दोनों देशों का काफ़ी ज़्यादा महंगा मिशन होने वाला है और इससे जो है अब तक की सबसे ज़्यादा जो है वैल्यूएबल जो रिसर्च है, वैल्यूएबल डेटा है वो इन दोनों कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मिलने वाला है। और इससे जो है एक पोलर है उसके लिए और इसके साथ एक नया नज़रिया मिलेगा सन को और पृथ्वी को, इन सभी को देखने के लिए।
अब यहाँ पर न्यूज़ पर ही रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है जीएस का, जो कि आपकी जीएस को बूस्ट करेगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, निसार उपग्रह को किस प्रकार की कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? आपके पास विकल्प हैं। विकल्प ए है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और आपके पास विकल्प बी है ट्रांसफर ऑर्बिट। विकल्प सी है आपके पास सन साइंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। इसके साथ आपके पास विकल्प डी है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बिकॉज ये न्यूज़ से रिलेटेड है। और ऐसे ही एजुकेशनल और न्यूज़ एनालिसिस रिलेटेड और लाइफ स्टाइल रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।